Good morning, everyone, and once again, I welcome you all to the GK Today platform. This is Nuzhat Sana. I'm sure आप सबने पहचान लिया होगा. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुरू के कुछ दिनों में नवंबर मंथ में आई वॉज ऑन लीव ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न, लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ. तो जो भी आपका सेशन होता है सुबह का डेली करंट अफेयर्स का, वो यहाँ से मैं ही कंटिन्यू करने वाली हूँ. ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे 12 नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. और आज के सेशन में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम बात करेंगे ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज की. वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे देखेंगे कब ऑब्जर्व करते हैं, और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी, एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस के लिए वेन्यू चेकआउट करेंगे. रोहिणी नैयर प्राइज 2024 देखेंगे किसको मिला है, इसकी विनर कौन है. एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. वन रैंक वन पेंशन स्कीम के किस वजह से न्यूज़ में आई है, इसको देखेंगे. ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, ऑटोनॉमस सरफेस वेसल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रिगार्डिंग कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, और लास्ट में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 देखेंगे. ठीक है, तो ये पूरा हमारा क्रक्स रहने वाला है आज के सेशन का, यानी कि आज के इस सेशन में हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, What is the name of the Tri-Services military exercise conducted by India in the Eastern sector? भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है इंडिया ने, और कहाँ पे किया है, तो लद्दाख में. कौन सी एक्सरसाइज? पूर्वी प्रहार. ठीक है, तो डिस एंगेजमेंट के बाद ईस्टर्न लद्दाख में इंडिया ने लॉन्च कर दिया है पूर्वी प्रहार ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज को 8 नवंबर को. ये 10 दिन की एक्सरसाइज है जिसमें कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों ही जो हमारी बॉडीज हैं वो इन्वॉल्व हैं. यहाँ पे हाईलाइट होता है हमारा कॉम्बैट कोऑर्डिनेशन. यहाँ पे आर्मी ने डिप्लॉय किया है यूनिट्स, आर्टिलरी, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को. एयरफोर्स ने यूज किया था Su-30 MKI को. इसके अलावा राफेल जेट्स गए थे. C-130J एयरक्राफ्ट को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, और हेलीकॉप्टर्स आए थे पार्टिसिपेट करने फ्रॉम कोलकाता, हाशिमारा, पानागढ़ एंड कलाईकुंडा बेसिस. ठीक है, तो नेवी का जो मार्कोस कमांडोज है वो भी यहाँ पे आया था पार्टिसिपेट करने. इस एक्सरसाइज के थ्रू स्ट्रेंथन होता है ऑपरेशनल रेडीनेस हमारी ईस्टर्न सेक्टर में. इंडिया और चाइना अभी टॉक्स अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं ऑन ट्रूप डी एस्केलेशन एंड पेट्रोलिंग राइट्स हमारे यांगसे एरिया ऑफ तवांग में. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पूर्वी प्रहार नाम की ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज हाल ही में कंडक्ट की गई है इंडिया के द्वारा. कहाँ पे? ईस्टर्न सेक्टर में. ओके, और यहाँ पे जो लोग भी पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि हर क्वेश्चन के बाद हम लोग कुछ पुराने क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं, और उसमें हम वन लाइनर फॉर्मेट में बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जिससे कि आपका अच्छे तरीके से रिविजन हो सके. ठीक है, तो चलिए हम अगली स्लाइड में डिफेंस रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को देखते हैं. माको मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? माको मिसाइल किस कंट्री की है? द करेक्ट आंसर इज यूएस. ठीक है, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस? इस सेंटर को एस्टैब्लिश किया था IIT कानपुर ने. INS जटायु which has recently been in the news is the Indian naval base located in which region? INS जटायु जो आजकल चर्चे में है, ये इंडियन नेवल बेस है जो कि लक्षद्वीप आइलैंड्स पे लोकेटेड है. Recently, where was the second phase of exercise तरंग शक्ति 24 held? इस एक्सरसाइज का सेकेंड फेज हुआ है जोधपुर, राजस्थान में. विच कंट्री होस्ट द इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 24? तरंग शक्ति को होस्ट किया है इंडिया ने ऑब्वियसली. What is the name of the second indigenous survey vessel recently inducted in Indian Navy? इंडियन नेवी ने हाल ही में अपना सेकेंड इंडिजिनस तौर पे तैयार किया हुआ सर्वे वेसल इंडक्ट कर लिया है, और इसका नाम है निर्देशक. ठीक है, What is पिनाका MK3 recently seen in the news? पिनाका MK3 क्या चीज़ है? ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, MBRL. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस पिछले 6 से 7 महीने के करंट अफेयर से लिए गए हैं. जैसे कि ये जुलाई में पूछा गया था, ये जून में न्यूज़ में आया, फिर इसके बाद ये मार्च में, ये सितंबर में, अगस्त में, और इसी तरह से सो ऑन. और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आपके एग्जाम में पिछले 7 से 8 महीने के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप 3 to 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स को जरूर पढ़ के जाइएगा. ठीक है, तो इस तरह से होता क्या है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रिवाइज हम करवाते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे? किस दिन को विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन 8 नवंबर. ठीक है, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 8 नवंबर को. किस लिए? क्योंकि इसी दिन
कॉनराड रॉइंगटन ने 1895 में डिस्कवरी की थी एक्स रेज की, ठीक है। इसी दिन को हम कमेमोरेट करते हैं, इस दिन बेसिकली। और इन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लिया था एक्स रेज को वाइल एक्सपेरिमेंटिंग विद फ्लोरेसेंस इन द वैक्यूम ट्यूब्स। यहाँ पे इनको बाद में जाके नोबेल प्राइज भी मिला था 1901 में। 2024 की थीम की बात करें तो रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन, ठीक है, ये थीम रखी गई थी। और ये थीम जो है हाईलाइट करती है रेडियोग्राफी के रोल को इन रिवीलिंग द बॉडीज इंटीरियर, और साथ ही क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। तो इस दिन हम ऑनर करते हैं रेडियोग्राफर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को, साथ ही हम अवेयरनेस रेज करते हैं अबाउट द रेडियोग्राफिक थेरेपी और रेडियोग्राफी को प्रमोट करते हैं एज अ कैरियर इन मॉडर्न हेल्थ केयर, ठीक है। दो बातें याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 8 नवंबर को, और इस साल के लिए हमने थीम रखी है रेडियोग्राफर्स सीक द अनसीन, ओके। अगली स्लाइड में चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स को, जिनको कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, यानी कि यूपीएससी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं हर साल? आंसर इज 23 जून। Recently there was the first edition of भारतीय कला महोत्सव inaugurated। भारतीय कला महोत्सव का फर्स्ट एडिशन इनॉग्रेट किया गया है सिकंदराबाद में। Recently which country hosted high level international meetings on anti doping in sport? इसको होस्ट किया था इंडिया ने। When is the International Day of Older Persons observed every year? इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं 1 अक्टूबर को। Which day is observed as World Arthritis Day annually? World Arthritis Day कब होता है? Answer is 12 October। Where was the 67th edition of All India Police Duty Meet held? ये हुआ है लखनऊ में। What is the theme of World Ozone Day 2024? World Ozone Day के लिए हमने थीम रखी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग द क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड ओजोन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो वर्ल्ड ओजोन डे हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 16 सितंबर को, ठीक है। दोनों चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच गवर्नमेंट एजेंसी ऑर्गेनाइज द एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2024 इन न्यू दिल्ली? किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है? करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है 2 दिन का ये एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में, जिससे कि कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथन किया जा सके इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसका पर्पस था कि फॉस्टर करना होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को, साथ ही इनसाइट्स को जनरेट करना फॉर फ्यूचर पॉलिसीज। तो ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाते हैं ऑपरेशनल फोर्सेस को, टेक्निकल, लीगल और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को, जिससे कि वो नेशनल सिक्योरिटी को डिस्कस कर सकें और टेररिज्म थ्रेट्स को चेकआउट कर सकें। की टॉपिक्स यहाँ पे क्या क्या थे, जैसे कि लीगल फ्रेमवर्क फॉर काउंटर टेररिज्म, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड डिसमेंटलिंग द टेरर इकोसिस्टम। सीनियर पुलिस ऑफिसर, सेंट्रल एजेंसी ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स फ्रॉम लॉ, फॉरेंसिक एंड टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे अटेंड किया इस इवेंट को, जहाँ पे उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, साथ ही बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक दूसरे को एक्सचेंज किया है, ठीक है। तो कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी है जिसने एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2024 को ऑर्गेनाइज किया, कहाँ पे? नई दिल्ली में। सो दिस इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, फाइन। अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। Ministry of Education and Skill Development and Entrepreneurship recently inaugurated the country's first Skill India Center in which Indian state? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ मिलके कंट्री का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया? आंसर इज ओडिशा। Recently, where was the third eminent persons meeting of BIMSTEC held? थर्ड एमिनेंट पर्सन्स मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक कहाँ पे हुई है? आंसर है ढाका, बांग्लादेश में। Recently, where was the 148th edition of Inter-Parliamentary Union meeting held? 148th edition की IPU मीटिंग कहाँ पे हुई? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। Recently, where was the first nuclear energy summit held? पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुई है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। Recently, where was the fourth joint committee meeting for the review of ASEAN-India Trade in Goods Agreement held? इसकी फोर्थ ज्वाइंट कमिटी मीटिंग हुई है मलेशिया में। Where was the 86th session of the Codex Alimentarius Commission's Executive Committee organized? इसका सेशन हुआ था रोम में।
Recently, where was the India's progressive path in the administration of criminal justice system conference held? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी गुवाहाटी असम स्टेट में, ठीक है। रोम में किस इंपॉर्टेंट बॉडी का हेडक्वार्टर है? यहाँ पे FAO का हेडक्वार्टर है, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स रोम में लाई करता है और FAO यूनाइटेड नेशंस की ही एक बॉडी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वॉज अवॉर्डेड द रोहिणी नैयर प्राइज 2024 फॉर प्रमोटिंग द स्टेम एजुकेशन इन रूरल इंडिया? ग्रामीण भारत में स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, अनिल प्रधान, ठीक है। ये 28 ईयर ओल्ड इंजीनियर हैं उड़ीसा से। इन्होंने तीसरा रोहिणी नैयर प्राइज जीता है फॉर प्रमोटिंग द स्टेम एजुकेशन इन रूरल इंडिया, ठीक है। स्टेम का फुल फॉर्म क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। और यहाँ पे इन्होंने को फाउंड किया है यंग टिंकर फाउंडेशन को, साथ ही लॉन्च किया इन्होंने टिंकर ऑन व्हील्स नाम के इनिशिएटिव को। ये एक मोबाइल लैब है जिसमें कि रोबोटिक्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं और 3D प्रिंटिंग के थ्रू एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है रूरल स्टूडेंट्स में, ठीक है। तो इनका जो ये काम था, इससे 2.5 लाख स्टूडेंट्स अब तक इम्पैक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे कि उड़ीसा, तेलंगाना और तमिलनाडु में। रोहिणी नैयर प्राइज की बात करें तो इसके थ्रू हम कॉन्ट्रीब्यूशंस को ऑनर करते हैं टू द रूरल डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपको 10 लाख रुपए दिया जाता है, एक साइटेशन मिलता है और साथ ही एक ट्रॉफी, ठीक है। एनुअली इसको दिया जाता है सभी इंडिविजुअल्स को जो कि अंडर 40 होते हैं बाय द नैयर फाउंडेशन, यानी कि नैयर फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। तो रोहिणी नैयर प्राइज इस साल का किसको मिला है? आंसर है अनिल प्रधान। ये एक इंजीनियर हैं, उड़ीसा स्टेट को बिलोंग करते हैं। और किस लिए? क्योंकि ये स्टेम एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं रूरल इंडिया में, ओके। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स को। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? CVC में हमारे नए विजिलेंस कमिश्नर बन चुके हैं AS राजीव, ठीक है। रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द मैलकॉम एडिसेशिया अवार्ड 2023? मैलकॉम एडिसेशिया अवार्ड 2023 किसको प्रेजेंट किया गया? आंसर है उत्सा पटनायक। Recently, which country won the 9th Government Tech Prize for AI-powered government services at the World Government Summit 2024? Answer है यहाँ पे इंडिया। Recently, who has been re-elected to International Narcotics Control Board for the term 2025 to 2030? इसके लिए re-elect किया गया है जगजीत पवाड़िया को। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल who recently passed away was associated with which field? हाल ही में इनका निधन हो गया और ये साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट है रिसेंटली IEEE केरला सेक्शन हैज गिवन द KPP नाम्बियार अवार्ड टू होम? ये अवार्ड दिया गया है S सोमनाथ को। काबली प्राइजेस आर अवॉर्डेड फॉर विच फील्ड? तो काबली प्राइजेस किस सेगमेंट में दिए जाते हैं? आंसर है एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस एंड न्यूरो साइंस, 3 फील्ड में दिए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024? किस संगठन ने अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2024 को जारी किया है? द करेक्ट आंसर हियर इज यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इन्होंने हाल ही में रिलीज कर दी है अपनी एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट में ये एग्जामिन करते हैं दुनिया के प्रोग्रेस को कि किस तरह से वर्ल्ड कोशिश कर रही है एडाप्टेशन की, यानी कि हम अडाप्ट किस लेवल पे कर रहे हैं, क्या फाइनेंसिंग है और क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो एडाप्टेशन जो गैप है वो एस्टिमेट किया गया है एट 187 to 359 बिलियन US पर ईयर। ये रिफ्लेक्ट करता है रिसोर्स लिमिटेशन को। इंटरनेशनल पब्लिक एडाप्टेशन फाइनेंस करती है डेवलपिंग कंट्रीज को, जिसके बाद यहाँ पे ये गैप हो चुका है 27.5 बिलियन डॉलर्स इन 2022, ठीक है। ये प्रोग्रेस ऑब्वियसली शो करता है टुवर्ड्स द ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। इसके अलावा ये डिफरेंट वेज भी सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से आप नेशनल और ग्लोबल एडेप्टेशन एफर्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। 2024 की जो हमारी रिपोर्ट थी उसमें इन्होंने एम्फेसाइज किया कि क्या जरूरत है कंट्रीज को कि वो एफर्ट्स को अपने इंक्रीज करें टू अडाप्ट टू क्लाइमेट चेंज, और यहाँ पे कमिटमेंट लिया गया टू फाइनेंस एट COP29। तो ये ऑब्वियसली एक मोर इन डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड करता है कैपेसिटी बिल्डिंग का और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, ठीक है। तो सिंपली जो रिपोर्ट है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024, ये किसने रिलीज की है आपके लिए बस यही जानना इंपॉर्टेंट है। आंसर है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बाकी इसके अलावा आपसे एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये जो फिगर वगैरह अंदर दिए होते हैं या जो डेटा दिया होता है ये सिर्फ आपकी ऐसे राइटिंग में हेल्प करेगा जब कभी आप मेंस एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके वनडे एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जाएगा कि इस रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया। आंसर इज यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर्स है नायरोबी, कीनिया में, ठीक है।
तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का फंक्शन क्या हो गया, आप कह सकते हैं कि ये एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ को एक तरह से कोऑर्डिनेट करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है ग्लोबल लेवल पे, और एनवायरमेंटल असेसमेंट्स को पब्लिश करती है इंक्लूडिंग दिस ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक। ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स चेकआउट कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था अर्थ एक्शन ने। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, इस रिपोर्ट को दिया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2023 रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम इज इनिशिएटेड बाय विच मिनिस्ट्री, इसको इनिशिएट करती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रिपेयर्ड द ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को दिया है यूनेप ने, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड रेजिंग एम्बिशन एक्सिलरेटिंग एक्शन टुवर्ड्स इनहैंस्ड एनडीसीज फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को दिया था यूनेप ने, अगेन यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। What is the rank of India in the Economic Freedom Report 2024? Economic Freedom Report में हमारी रैंक है 84। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है one rank one pension scheme which was completed 10 years of implementation is associated with which ministry? one rank one pension योजना जिसके कार्यान्वयन के 10 वर्ष पूरे हो गए, ये किस मंत्रालय से संबंधित है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेलिब्रेट किया है 10 साल हमारे वन रैंक वन पेंशन स्कीम का, जिसमें कि हम इंडिया के वेटरन्स को ऑनर करते हैं, साथ ही जो हमारे एक्स सर्विस पर्सनल हैं उनको ऑनर करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्कीम है ये इंश्योर करती है यूनिफॉर्म पेंशन सभी पर्सनल रिटायरिंग के लिए इन द सेम रैंक एंड सर्विस लेंथ रिगार्डलेस ऑफ द रिटायरमेंट डेट। ओके, और पेंशन्स यहाँ पे रिफिक्स्ड किए गए थे बेस्ड ऑन द एवरेज पेंशन्स ऑफ 2013 रिटायरीज इन द सेम रैंक एंड सर्विस लेंथ। तो एरियर्स को पे किया जाता है इंस्टॉलमेंट में विद फैमिली पेंशनर्स एंड गैलेंट्री अवॉर्डीज रिसीविंग इट इन वन गो, और पेंशन्स को रिफिक्स किया जाता है हर 5 साल पे। याद रखिएगा, इसको मैनेज कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एंड विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, तो वन रैंक वन पेंशन स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री। और किस वजह से न्यूज में आई है? क्योंकि इसका 1 डेकेड हाल ही में कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इसके इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हेन वाज द वन रैंक वन पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसको हमने इम्प्लीमेंट किया था 2015 में। ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज सरकार गांव के द्वार इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? ये इनिशिएटिव है हिमाचल प्रदेश का। विच मिनिस्ट्री हैज इम्प्लीमेंटेड द पीएम यशस्वी स्कीम? पीएम यशस्वी स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। द नेक्स्ट वन इज पीएम कुसुम स्कीम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? पीएम कुसुम स्कीम वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जहां पे पीएम कुसुम का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जियो पारसी स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिवर्स द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ द पारसी पॉपुलेशन। नियाद नलनार स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये स्कीम रिलेटेड है छत्तीसगढ़ से। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इसको इंट्रोड्यूस किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड द बना कय स्कीम टू सपोर्ट द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एंड फार्मर्स? स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और फार्मर्स को हेल्प करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया था मिजोरम स्टेट ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है विच सिटी ऑफ गुजरात इज बीइंग डेवलप्ड एज इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी? गुजरात के किस शहर को भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? ये सिटी है डी ऑप्शन धोलेरा। ठीक है, गुजरात की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 टू 2027। पर्पज यहाँ पे क्या है? गुजरात को एक हब बनाना सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बाय द एंड ऑफ 2047। इस पॉलिसी में क्या क्या चीजें हैं? जैसे कि इंडिया की फर्स्ट एआई इनेबल्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा धोलेरा के सेमीकॉन सिटी में। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है 91,000 करोड़ रुपीज तक का। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर ने इसके लिए पार्टनरशिप करी है टू सेटअप दिस फैसिलिटी।
और धोलेरा को डेवलप किया जा रहा है एज द इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। ये पॉलिसी सपोर्ट करती है हमारे विजन को डेवलप्ड इंडिया के लिए, और इसी के साथ हमारा जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ग्रोथ है गुजरात के अंदर वो काफी हद तक बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कौन सी बनने जा रही है। इट इज द धौलेरा। धौलेरा कहाँ पे है? तो गुजरात स्टेट में। ओके, कंट्री वाइज अगर हम बात करें तो कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सेमीकंडक्टर की? इट इज द कंट्री ताइवान। कौन सा मटेरियल यूज होता है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादातर? इट इज द सिलिकॉन, राइट। अगली स्लाइड में आइए हम कुछ नेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैनाडियो मैडम इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लोकेटेड है असम में। Dayama Chushul region recently seen in the news due to flash floods is located in which state or the union territory? ये रीजन न्यूज में था ड्यू टू फ्लैश फ्लड और ये लोकेटेड है लद्दाख में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा होस्टेड अ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम एट विच प्लेस? इन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया नई दिल्ली में। वेयर विल द फर्स्ट सेमीकंडक्टर पार्क इन यूपी बी एस्टैब्लिश्ड? यूपी के अंदर पहला सेमीकंडक्टर पार्क एस्टैब्लिश किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। What is the main objective of the 5G Intelligent Village Initiative recently seen in the news? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रूरल कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करना थ्रू 5G टेक्नोलॉजी। Recently the Election Commission of India launched which application to facilitate easier voting for the persons who are above 85 years of age and the persons with disabilities with 40%? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब इलेक्शंस हो रहे थे उस टाइम पे सक्षम नाम का एक एप्लीकेशन डेवलप किया था और लॉन्च किया था, जिससे कि ऐसे सभी लोग जो 85 प्लस हैं वो आसानी से वोट डाल सकें अपना। रिसेंटली एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड इज एस्टैब्लिशिंग वेस्ट टू चारकोल प्लांट्स इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा? एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड स्टैब्लिश कर रहा है वेस्ट टू चारकोल प्लांट्स को हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है What was the name of the journey completed by the autonomous surface vessel from Mumbai to Thoothukudi? मुंबई से थूथुकुड़ी तक स्वायत्त सतह पोत द्वारा पूरी की गई यात्रा का नाम क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंसर है सी ऑप्शन, सागरमाला परिक्रमा। ठीक है, ऑटोनॉमस सरफेस वेसल ने कंप्लीट किया है 1500 किलोमीटर का वॉयज फ्रॉम मुंबई टू थूथुकुड़ी एज अ पार्ट ऑफ सागरमाला परिक्रमा जर्नी। ये जर्नी फ्लैग ऑफ की गई थी वर्चुअली, जिसको कि फ्लैग ऑफ किया था हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक एनुअल इवेंट के दौरान, जिसका नाम है स्वावलंबन। इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करती है इंडियन नेवी की नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल और आईडेक्स भी अंडर द डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो अचीवमेंट था ये हाईलाइट करता है इंडिया के प्रोग्रेस को इन ऑटोनॉमस सिस्टम्स फॉर डिफेंस। इसी के साथ कैपेबिलिटीज इनहैंस होंगी हमारे कोस्टल सर्विलांस में, पेट्रोल में और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में। ठीक है, तो इस जर्नी का नाम क्या है जिसको कंप्लीट किया है ऑटोनॉमस सरफेस वेसल ने फ्रॉम मुंबई टू थूथुकुड़ी? इट इज द सागरमाला परिक्रमा। ओके, अगली स्लाइड में आइए हम कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे, यानी कि ऐसे कंट्रीज जो न्यूज में आई। कर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये पावर प्लांट है यूक्रेन में। Recently, India signed an agreement with which country in the field of food security? इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया था along with Bhutan in the field of food security. Commission on Crime Prevention and Criminal Justice works under which organization? ये वर्क करता है अंडर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? बरका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट लोकेटेड है यूएई में। फिर नेक्स्ट है ओकहर्स्ट रॉक शेल्टर रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट जेनोम्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये लोकेटेड है साउथ अफ्रीका में। रिसेंटली विच कंट्री डिसाइडेड टू अलाउ द नॉन सिटीजन रेजिडेंट्स फ्रॉम द फाइव आइज अलायंस टू ज्वाइन इट्स आर्म्ड फोर्सेज? तो ये कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया, जिसने कि नॉन सिटीजन रेजिडेंट्स को अलाउ किया था फाइव आइज अलायंस से कि वो उनकी आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि फाइव आइज अलायंस में कौन कौन सी 5 कंट्रीज हैं, आपको उनके नाम कॉमेंट्स में लिखने हैं। कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव रिसेंटली हाईलाइटेड इन न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच कंट्रीज? इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान ने, यानी कि क्वाड कंट्रीज ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड सम न्यू रूल्स फॉर अपॉइंटिंग द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए नए नियम पेश किए हैं? ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। यूपी की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं नए रूल्स फॉर अपॉइंटिंग द डीजीपी। इसी के साथ एक सिलेक्शन कमेटी को स्टैब्लिश किया गया है जिसको कि लीड करेंगे रिटायर्ड हाईकोर्ट जज। ओके,
इस कमिटी के थ्रू इवेलुएट किया जाएगा कैंडिडेट्स को बेस्ड ऑन देयर रिमेनिंग टेन्योर, सर्विस रिकॉर्ड एंड एक्सपीरियंस। इस मूव का पर्पस क्या है? सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के साथ कंप्लाई करना फॉलोइंग कंसर्न्स ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ टेम्पररी डीजीपीज, ओके, जिसमें कि मिनिमम टेन्योर 2 साल का है फॉर द अपॉइंटेड ऑफिसर एंड एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ सर्विस रिमेनिंग बिफोर द रिटायरमेंट, ओके। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कुछ नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर अपॉइंटिंग द डीजीपी? इट इज द उत्तर प्रदेश। फाइन। अगली स्लाइड में चलिए हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग करंट अफेयर्स। द फर्स्ट वन इज रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस launched Mineral Exploration Hackathon and the National District Mineral Foundation Portal in which city? इसको लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। कस्तूरी कॉटन भारत which was seen in the news is an initiative of which ministry? ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का। E-crop which is a crop simulation model based device was developed by which one of the following institute? इसको डेवलप किया था सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला ने। According to UNCTAD report, what is the estimated growth rate of India's economy in 2024? इंडिया के इकोनॉमी एक्सपेक्ट की जा रही है कि उसमें ग्रोथ रेट होगा 6.5% का 2024 में। Which ministry recently launched version 4.0 of price monitoring system mobile application? इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने। Recently, Coal India Limited signed a memorandum of understanding with which institutes to support PM's Gati Shakti mission? तो इन्होंने ये MOU साइन किया है अलॉन्ग विद IIM मुंबई एंड IIM संबलपुर। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2024-25, हाउ मच फंडिंग हैज बीन एलोकेटेड फॉर द खेलो इंडिया इनिशिएटिव? खेलो इंडिया इनिशिएटिव के लिए कितना फंडिंग तैयार किया गया है? 900 करोड़ रुपए का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इंस्टीट्यूट क्लिंच द टॉप स्पॉट इन इंडिया इन QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025? QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये है ए ऑप्शन IIT दिल्ली, ठीक है। IIT दिल्ली की रैंक थी 44 QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में। इसी के साथ इसने टॉप मोस्ट पोजीशन एक्वायर की है इंडिया के अंदर। दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंक भी इंप्रूव हुई है और अब ये 81st हो चुकी है। पहले ये जो पिछली रैंकिंग थी उसमें 94 पोजीशन पे था। और इसी के साथ स्ट्रॉन्ग स्कोर रहा फैकल्टीज टू स्टूडेंट रेशियो का और रिसर्च का भी। JNU की भी रैंक इंप्रूव हुई है, पहले 117 थी और अब ये रैंक हो गई है 110। और जामिया मिलिया इस्लामिया की रैंक पहले 206 थी और अब ये हो गई है 188, ठीक है। तो IIT दिल्ली की रैंक टॉप मोस्ट पोजीशन पे रही एंड इट इज फॉलोड बाय IIT बॉम्बे एट 48 एंड IIT मद्रास एट 56, ओके। तो IIT दिल्ली ने टॉप किया है सदर्न एशियन कैटेगरी में, जिसमें कि यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड होती हैं फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। IIT बॉम्बे की रैंक रही 27 इन एकेडमिक रेपुटेशन ग्लोबली अमंग द एम्प्लॉयर्स इन एकेडमिक्स, ठीक है। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने कि टॉप मोस्ट पोजीशन एक्वायर की है इंडिया में इन द QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025? इट इज द IIT दिल्ली। फाइन। अगली स्लाइड में चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024? इस रिपोर्ट को जारी किया है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने। Building Better India's Path to Superior Quality Infrastructure Report recently launched by which organization? इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है GTRI ने, Global Trade Research Initiative. Which institution remained on the top spot in the National Institute Ranking Framework 2024? It is the IIT Madras. Which organization recently released the Global Food Policy Report 2024? Answer is National Food Policy Research Institute. Which institution recently released Pathways and Strategies for Accelerating Growth in Edible Oils Towards Goal of Atmanirbharta Report? ये रिपोर्ट दी थी नीति आयोग ने। Which organization released the Adaptation Gap Report 2024? आंसर है UNEP। इसके बारे में हमने आज ही चर्चा की है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने। What is the rank of India in the World Bank's Women Business and Law Index? पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स को कौन जारी करता है? सो दैट इज द वर्ल्ड बैंक और इसमें इंडिया की रैंक थी 113, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने आज के 10 करंट अफेयर्स कवर कर लिए अलोंग विद द रिवीजन पार्ट। और चलिए फिर अब हम कल मिलेंगे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। कंक्लूड करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे डेली 20 MCQ सीरीज से लिए गए हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप में से कोई भी अगर इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, और उसके बाद आपको ये सारे करंट अफेयर्स PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ठीक है।
और लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूंगी, और आज का जो होमवर्क है आपका वो नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड रहने वाला है। यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं स्क्रीन पे, आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये हमने ऑलरेडी पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस किया हुआ है, तो हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए और फिर इनका जवाब आपको कॉमेंट में लिखना है। चलिए फिर कल मिलेंगे कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.